वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल इट्स ईजी टू लर्न 138। हमारा लक्ष्य आपकी तैयारी बेहतर नहीं बेहतरीन हो। आज के क्विज का पहला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को संसद का संयुक्त अधिवेशन बुलाने का अधिकार है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 107, ऑप्शन बी अनुच्छेद 108, ऑप्शन सी अनुच्छेद 109, ऑप्शन डी अनुच्छेद 110। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी अनुच्छेद 108, यानी संविधान के अनुच्छेद 108 के तहत राष्ट्रपति को संसद का संयुक्त अधिवेशन बुलाने का अधिकार है। आइए अब जान लेते हैं शेष ऑप्शन के अनुच्छेदों के बारे में। अनुच्छेद 107 विधेयकों को पेश करने और पारित करने के प्रावधानों से संबंधित है। अनुच्छेद 109 में यह वर्णित है कि धन विधेयकों को राज्यसभा में पेश नहीं किया जाएगा, जबकि अनुच्छेद 110 का संबंध धन विधेयक से है। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में निर्वाचक मंडल के सदस्य नहीं होते हैं? ऑप्शन ए लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, ऑप्शन बी राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, ऑप्शन सी राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, ऑप्शन डी राज्य विधान परिषद के निर्वाचित सदस्य। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी राज्य विधान परिषद के निर्वाचित सदस्य, अर्थात भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में राज्य विधान परिषद के निर्वाचित सदस्य निर्वाचक मंडल के सदस्य नहीं होते हैं। आइए अब जान लेते हैं राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित कुछ प्रमुख अनुच्छेद। अनुच्छेद 54 का संबंध राष्ट्रपति के चुनाव से है। अनुच्छेद 55 में राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया की चर्चा की गई है। अनुच्छेद 56 राष्ट्रपति के पद का कार्यकाल के बारे में बताता है। अनुच्छेद 57 का संबंध पुनर्निर्वाचन हेतु पात्रता से है। अनुच्छेद 58 में राष्ट्रपति के रूप में चुनाव हेतु योग्यता की चर्चा की गई है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तीसरा प्रश्न है, नीति निदेशक तत्व के संबंध में गलत कथन को चुनिए। ऑप्शन ए संविधान के भाग 4 में इसका उल्लेख है, ऑप्शन बी आयरलैंड के संविधान से ग्रहण किया गया है, ऑप्शन सी डॉक्टर अंबेडकर ने इसे संविधान की अनोखी विशेषता कहा है, ऑप्शन डी इन्हें लागू करने के लिए न्यायालय में ले जाया जा सकता है। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी इन्हें लागू करने के लिए न्यायालय में ले जाया जा सकता है, अर्थात नीति निदेशक तत्व के संबंध में ये गलत है कि इन्हें लागू करने के लिए न्यायालय में ले जाया जा सकता है, क्योंकि अनुच्छेद 37 में ये परिभाषित है कि राज्य के नीति निदेशक तत्व संबंधी प्रावधानों को किसी भी न्यायालय द्वारा प्रवर्तित नहीं किया जा सकता है या इसे न्यायालय द्वारा लागू नहीं करवाया जा सकता है। जबकि ऑप्शन ए सत्य है कि संविधान के भाग 4 में इसका उल्लेख है और यह आयरलैंड के संविधान से ग्रहण किया गया है तथा डॉक्टर अंबेडकर ने इसे संविधान की अनोखी विशेषता कहा है। प्रश्न संख्या 4 है, किस समिति ने पंचायतों को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने की सिफारिश की? ऑप्शन ए बलवंत राय मेहता समिति, ऑप्शन बी अशोक मेहता समिति, ऑप्शन सी एल.एम. सिंघवी समिति, ऑप्शन डी पी. थुंगन समिति। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी एल.एम. सिंघवी समिति, अर्थात एल.एम. सिंघवी समिति ने पंचायतों को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने की सिफारिश की। इस समिति का गठन 1987 में किया गया था। शेष सभी 3 समितियां भी पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है, तो आइए इन समितियों के बारे में भी जान लेते हैं। 1957 में गठित बलवंत राय मेहता समिति ने त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश की थी। वहीं 1977 में गठित अशोक मेहता समिति ने द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश की थी, जबकि 1989 में गठित थुंगन समिति ने स्थानीय शासन के निकायों को संवैधानिक दर्जा प्रदान करने की सिफारिश की थी। 5वां प्रश्न है, किस संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया? ऑप्शन ए 40वें संविधान संशोधन द्वारा, ऑप्शन बी 43वें संविधान संशोधन द्वारा, ऑप्शन सी 42वें संविधान संशोधन द्वारा, ऑप्शन डी 44वें संविधान संशोधन द्वारा। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी 42वें संविधान संशोधन द्वारा, यानी 42वें संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया।
42वां संविधान संशोधन 1976 में किया गया था तथा इस संविधान संशोधन को लघु संविधान भी कहा जाता है। मौलिक कर्तव्य को रूस के संविधान से ग्रहण किया गया है। आइए अब बाकी के संविधान संशोधनों के बारे में जानते हैं। 40वें संविधान संशोधन 1976 में ये कहा गया है कि संसद के पास समवर्ती सूची या राज्य सूची में शामिल नहीं किए गए किसी भी विषय के संबंध में कानून बनाने की विशेष शक्ति है। 43वें संविधान संशोधन 1977 के द्वारा न्यायिक समीक्षा और रिट जारी करने के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को बहाल किया गया, जबकि 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार के दर्जे से हटाकर विधिक अधिकार में परिवर्तित किया गया। छठा प्रश्न है, संविधान के भाग 12 में किससे संबंधित प्रावधान किया गया है? ऑप्शन ए, केंद्र एवं राज्यों के बीच वित्त का बंटवारा। ऑप्शन बी, पंचायती राज व्यवस्था। ऑप्शन सी, निर्वाचन आयोग। ऑप्शन डी, संघ लोक सेवा आयोग। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, केंद्र एवं राज्यों के बीच वित्त का बंटवारा, अर्थात संविधान के भाग 12 में केंद्र एवं राज्यों के बीच वित्त के बंटवारे से संबंधित प्रावधान किया गया है। वहीं पंचायती राज व्यवस्था भाग 9, निर्वाचन आयोग भाग 15 तथा संघ एवं राज्य लोक सेवा आयोग का उल्लेख भाग 14 में किया गया है। 7वां प्रश्न है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को विधि निर्माण की शक्ति प्रदान करता है? ऑप्शन ए, अनुच्छेद 249। ऑप्शन बी, अनुच्छेद 250। ऑप्शन सी, अनुच्छेद 252। ऑप्शन डी, अनुच्छेद 253। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, अनुच्छेद 253, यानी संविधान का 253वां अनुच्छेद संसद को विधि निर्माण की शक्ति प्रदान करता है, जबकि अनुच्छेद 249 में ये प्रावधान है कि विशेष स्थिति में संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है। वहीं अनुच्छेद 250 के अनुसार यदि आपातकाल की उद्घोषणा प्रवर्तन में हो तो राज्य सूची के संबंध में विधि बनाने की शक्ति संसद के पास होगी। साथ ही अनुच्छेद 252 संसद को 2 या अधिक राज्यों के लिए उनकी सहमति से कानून बनाने की शक्ति देता है। आज का 8वां प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संसद वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन कर सकता है? ऑप्शन ए, अनुच्छेद 1। ऑप्शन बी, अनुच्छेद 2। ऑप्शन सी, अनुच्छेद 3। ऑप्शन डी, अनुच्छेद 13। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 3, अर्थात संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत संसद वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन कर सकता है। वहीं अनुच्छेद 1 में लिखा गया है कि इंडिया, दैट इज भारत, राज्यों का एक संघ होगा, जबकि अनुच्छेद 2 के तहत नए राज्यों का प्रवेश या उनकी स्थापना संबंधी कानून बनाने की शक्ति संसद को दी गई है, तथा अनुच्छेद 13 के तहत संसद और राज्य विधानसभाओं को ऐसे कानून बनाने से प्रतिबंधित किया गया है जो नागरिकों को मूल अधिकारों से वंचित करने या उन्हें कम करने से संबंधित हो। आइए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 9वां प्रश्न है, कौन सा रिट किसी अवैध व्यक्ति से सरकारी पद को बचाने के लिए जारी किया जाता है? ऑप्शन ए, उत्प्रेक्षण। ऑप्शन बी, परमादेश। ऑप्शन सी, प्रतिषेध। ऑप्शन डी, अधिकार पृच्छा। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, अधिकार पृच्छा, अर्थात किसी अवैध व्यक्ति से सरकारी पद को बचाने के लिए अधिकार पृच्छा रिट जारी की जाती है। आइए अब हम जान लेते हैं कि शेष रिटों को किस किस स्थिति में जारी किया जाता है। उत्प्रेक्षण रिट वरिष्ठ न्यायालय द्वारा किसी अधीनस्थ न्यायालय या न्यायिक निकाय जो अपनी अधिकारिता का उल्लंघन कर रहा है को रोकने के लिए जारी किया जाता है, जबकि परमादेश रिट द्वारा न्यायालय अधिकारी को आदेश देती है कि वो उस कार्य को करे जो उसके क्षेत्र अधिकार के अंतर्गत है। वहीं प्रतिषेध रिट किसी भी न्यायिक या अर्ध न्यायिक संस्था के विरुद्ध जारी किया जा सकता है, जिसके माध्यम से न्यायालय के न्यायिक या अर्ध न्यायिक संस्था को अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर निकलकर कार्य करने से रोकती है। आज के सेशन का 10वां और आखिरी प्रश्न है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में विधान परिषद के सृजन और विघटन के उपबंध अंतर्विष्ट है? ऑप्शन ए, अनुच्छेद 169। ऑप्शन बी, अनुच्छेद 171। ऑप्शन सी, अनुच्छेद 182। ऑप्शन डी, अनुच्छेद 356।
इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए अनुच्छेद 169 अर्थात भारत के संविधान के अनुच्छेद संख्या 169 में विधान परिषद के सृजन और विघटन के उपबंध अंतर्विष्ट है, लेकिन इसके लिए प्रस्तुत विधेयक का विधानसभा में विशेष बहुमत यानी 2/3 से पारित होना अनिवार्य है। आइए जानते हैं कि वर्तमान समय में किन किन राज्यों में विधान परिषद मौजूद है। तो वर्तमान समय में 6 राज्यों बिहार, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र में विधान परिषद मौजूद है। चलिए साथ में ये भी जान लेते हैं कि बाकी के ऑप्शनों में दिए गए अनुच्छेदों का संबंध किन विषयों से है। अनुच्छेद 171 के अनुसार विधान परिषद के कुल सदस्यों की संख्या राज्य विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 1/3 से अधिक नहीं होगी, लेकिन ये सदस्य संख्या 40 से कम नहीं होनी चाहिए। विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्षों का होता है। वहीं अनुच्छेद 182 में विधान परिषद के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का उल्लेख है, जबकि अनुच्छेद 356 में राज्यों में राष्ट्रपति शासन संबंधी प्रावधान है। सेशन में अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आज का ये सेशन आपको कैसा लगा हमें कमेंट करें। अगर आज के सेशन से आपको थोड़ी सी भी मदद मिली हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ अगले सेशन में। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखें। धन्यवाद।